नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब हमारी दिनचर्या काफ़ी अस्त व्यस्त हो चली है, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कलाकर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। देश के जाने माने रंगकर्मी, आधुनिक नौटंकी को नई पहचान देने वाले संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित श्री आतमजीत सिंह जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। सर, हम जानना चाहेंगे आपके शुरुआती रंगमंच के प्रति रुझान के बारे में, आप विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई आदमी किसी काम को शुरू करता है तो बचपन में जब करता है तो शौकिया ही करता है जी। और मैंने भी रंगमंच के साथ मेरा जुड़ाव शौकिया ही रहा, लेकिन मेरे माता पिता दोनों ही किसी न किसी रूप में कला रूपों से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी सरदार करम सिंह दीवाना उनका तखल्लुस था। वो पंजाबी और उर्दू के शायर थे और मेरी माताजी जो थी वो गुरमत संगीत की अच्छी जानकार थी। गुरमत संगीत मतलब वो संगीत जो कि गुरु घर में गुरुद्वारे में गाया जाता है, तो उसकी वो अच्छी जानकार थी और वो गुरुद्वारे में कीर्तन वगैरह गाती भी थी। पिताजी मेरे जवानी के दिनों में पाकिस्तान में अब चला गया एबटाबाद में रहते थे और वहां सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ में उनका जुड़ाव था और उनकी मीटिंगों में वो कविता का पाठ किया करते थे और मेरे माताजी भी उसमें जाते थे, लेकिन उसमें गुरमत संगीत की कोई जगह नहीं थी। गुरमत संगीत तो गुरुद्वारे तक ही सीमित था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ में मेरे पिताजी उन दिनों मीटिंगों में जाते थे, आजादी की मीटिंगों में जाते थे और आजादी के गीत गाते थे। लेकिन ये सब हमारे पैदा होने के पहले की बातें हैं। ये सारी बातें पिताजी ने हमको कभी नहीं बताई, बल्कि माताजी ही नहीं बताई कि तुम्हारे पिताजी इस तरह जाते थे। क्योंकि जब तक हम जवान हुए, हम लोग समझदार हुए, जवान क्या मतलब समझ हमको आई, तब तक हम लोग 10 भाई बहन थे। तो इतना बड़ा परिवार चलाना और खास तौर से पाकिस्तान से लुट पिट के आना, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। तो कविताएं छूट गईं। तो वो एक शेर भी है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो पिताजी फिर रोजगार के चक्रों में लग गए, लेकिन हाँ, उनकी कविता उनसे ज्यादा दूर नहीं गई, क्योंकि आजादी के झंडारोहण जब होता था तो पिताजी मेरे रेलवे में नौकरी करते थे। तो झंडारोहण के टाइम में 15 अगस्त 26 जनवरी को उनसे कहा जाता था कि आप कविता सुनाइए, तब वो कोई ना कोई कविता सुनाते थे। मुझे उनके कुछ शेर, कुछ कते आज भी याद हैं। जैसे एक कथा उनका है कि आमिल हुआ है कभी शेख चिल्ली, बन सकती है भला शेर भी बिल्ली। दूरी नाप बन आमिल हुआ है कभी शेख चिल्ली, बन सकती है भला शेर भी बिल्ली। और दूरी नापते हुए बर्बाद हैं जो, पता उनको है कि कितनी दूर है दिल्ली, पता उनको है कि कितनी दूर है दिल्ली। इसी तरह से उनका एक और रुबाई थी, मुझे याद है कि वो भी उनकी बड़ी फेमस रुबाई थी। वो ये थी कि इंसान वो है जो इंसान को इंसान समझे, इंसान वो है जो इंसान को इंसान समझे, खिदमते खल्क को जो अपना ईमान समझे, जुबान वालों की जुबान समझे तो क्या समझे,
समझदार वो है जो बेजुबानों की जुबान समझे। तो ये रुबाई मेरे पिताजी की इस तरह की रुबाइयां थी। और कुछ उनके अब हम लोग उनके झंडा गीत एक दो वो जो पढ़ते थे कविताएं झंडे पे, तो वो भी मुझे थोड़ा सा याद है, एक आध लाइन सुना देता हूँ। जानती है जमीन ये और जानता है आसमां, कितनी मुश्किल से मिला था ये हमें कौमी निशान। फांसियों पर चढ़ चुके जब कौम के लाखों जवान, कौम की क्या बात थी खुद चिर गया हिंदुस्तान। सब कुछ निशावर कर चुके थे हो चुके बर्बाद जब, फिर कहीं हुआ मुयस्सर ये हमें कौमी निशान। फिर कहीं हुआ मुयस्सर ये हमें कौमी निशान, ये हमें कौमी निशान, ये हमें कौमी निशान। तो ये मेरे पिताजी की कुछ दो एक रचनाएं थी जो मैंने आपको सुनाई। अब ये है कि जाहिर है कि ये बीज तो पिताजी का ही था जो उन्होंने हमारे अंदर किसी तरह से बचपन में ही रोप दिया होगा। शायद हमें पता भी न चला होगा कि कैसे हमारे अंदर ये चीज आ गई। हाँ, ये जरूर है कि सन 57 तक हम पंजाब में रहते थे जी। और मेरी उम्र सन 57 में 8-9 साल की थी। तो हो सकता है एक आध और साल आगे हो, पता नहीं, अब याद नहीं रहता है सब कुछ। तो ये कि पिताजी की ट्रांसफर हो गई लखनऊ, तो हम लोग भी लखनऊ आ गए। तो जाहिर है कि अब यहाँ हिंदी का मसला था और वहां बोलते थे पंजाबी, तो बड़ा मुश्किल काम था हिंदी को समझना। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और कुछ ये भी लगा कि अरे गुरुद्वारे की जो भाषा है, खास तौर से कबीर की जो भाषा है, रैदास की जो भाषा है, गुरु नानक की जो भाषा है, उनके शब्द जिस भाषा में लिखे हुए हैं, ये चाहे ये अवधि नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अवधि के बहुत करीब है, मिलती जुलती हिंदी है ये। तो फिर समझ में आने लगा सब कुछ। तो जाहिर है कि हम लोग भी हिंदी समझने लगे बड़े जल्दी, पकड़ में आ गया मामला। और हमारे वहाँ एक मंदिर था परहा कॉलोनी जहां हम रहते थे लखनऊ में जी। तो वहां हर साल रामलीलाएं होती थी। रामलीला होती थी दशहरे से पहले और रामलीला पार्टियां आती थी बाहर से। और वो रामलीला कब नौटंकी पार्टियां होती थी, वो नौटंकी पार्टी, रामलीला पार्टी, मिला जुला, और यहाँ तक कि भागवत गीता भी, भागवत वगैरह भी करते थे वो लोग। और वो लोग कथा भी करते थे। तो वो हमारे यहाँ हर साल आते थे। और मजेदार बात यह कि मैंने बचपन में रामलीलाएं खूब देखी हैं। और देखी किस तरह से हैं, क्योंकि रामलीला तो सभी देख सकते थे, किसी को मनाही नहीं रामलीला की, लेकिन नौटंकी की मनाही जरूर होती थी हमारे यहाँ। और हमारे घर पे नहीं होती थी। मजेदार बात यह, क्योंकि मेरे माता पिता को मालूम ही नहीं था कि नौटंकी में कुछ गड़बड़ होती है। तो लिहाजा बच्चों को नौटंकी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोकल माता पिता जो दूसरे बच्चों के थे, हमारे पड़ोसियों के आसपास के, तो वो अपने बच्चों को नौटंकी देखने से रोकते थे। और ना हमारी समझ में आता था क्यों रोकते हैं, ना उन बच्चों की समझ में आता था क्यों रोकते हैं, ना हमारे माता पिता की समझ में आता था क्यों रोकते हैं, लेकिन उनको रोका जाता था। वो तो हमें बाद में पता चला कि नौटंकी में थोड़ी बहुत इस तरह का हास प्रहास भी होता है जो बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो बड़ा मजेदार था, क्योंकि वो एक तरह से बचपन में ही हमारी ट्रेनिंग हो गई थी थिएटर की चीजों की। तो हम समझ गए कि ये जो हास परिहास है, ये इसका एक बहुत ही गहरा और बहुत ही जरूरी अंग है। और हमारे रंगमंच का और भविष्य के हमारे रंगमंच का ये हास परिहास, और हास परिहास ही नहीं बल्कि इसमें जो कमेंट है, पॉलिटिकल कमेंट,
वो जी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। आपको बताएं, हमने जब लखनऊ में जब जवान हो गए हम, तो हमने कई रामलीलाएं नौटंकियां देखी, और एक जी। नौटंकी को साहब ऐसी देखी कि कमाल की नौटंकी, वो इमरजेंसी के दौरान देखी साहब। सन 75 के और बाद। 75 के बाद में, और मजेदार बात ये, उस नौटंकी के जो जोकर थे वो किशन लाल जी थे। किशन लाल बड़े फेमस नौटंकी के जोकर हुआ जी करते थे, जी जी। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। तो किशन लाल अपनी पत्नी से कहते हैं, एक बना मेरे लिए खाना बनाती है कि नहीं? वो कहती नहीं बनाती हूँ। बनाती है कि नहीं बनाती है? कहती नहीं बनाती हूँ। तो लगाऊं तेरे ऊपर मैं इमरजेंसी। ये इमरजेंसी, इमरजेंसी में वो जोकर कितना सीरियस डायलॉग बोल रहा है कि लगाऊं तेरे ऊपर इमरजेंसी। अगर यही बात कहीं बाहर कहीं होती तो शायद वो गिरफ्तार हो जाता, बिल्कुल। क्योंकि इमरजेंसी की हालत बड़ी खराब थी। वो तो जो बोलता था वो अंदर। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि लगाऊं तेरे ऊपर इमरजेंसी, और वो आगे से रोने लगती है। तो इस तरह से मैंने बचपन में और खास तौर से यंग एज में जो नौटंकियां देखी, और जी उनके माध्यम से काफी कुछ सीखने को भी मिला। और जी ये हमारी शुरुआती मसला है। और इसके जी बाद अगर आप कुछ और जानना चाहें तो आप सवाल कर जी सकते जी। हैं। सर, जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका रंगमंच से परिचय कब हुआ? हाँ, ये सवाल तो बड़ा उम्दा है। अभी जी सन 75 की बात हो रही थी। सन जी 75 में इमरजेंसी की बात हो गई थी। उससे जी। लगभग 10 साल पहले, हम्म। सन 64-65 में मैं इंटरमीडिएट में था। तो हमारे कॉलेज में यह हुआ कि ये रामचरितमानस का कोई एक अंश जी करना है। ऐसा एक नोटिस आया। हर क्लास में गया नोटिस। तो हमारे जो क्लास टीचर थे, विश्वनाथ मिश्रा जी उनका नाम था, और वो सफेद बाल उनके हो गए थे भरी जवानी में ही। तो वो नाटक के शौकीन रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम राम केवट संवाद का एक अंश करेंगे, तो जी। जो लड़के उसमें भाग लेना चाहते हैं वो बताएं। तो राम भी खड़े हो गए, लक्ष्मण भी खड़े हो गए, केवट भी खड़े हो गए, और एक दो लोग और खड़े हो गए। लेकिन अब सीता कहां से आए? जी और को एजुकेशन तो थी नहीं कि लड़कियां तो पढ़ती नहीं थी हम लोगों के साथ में। हम तो सिर्फ लड़के ही लड़के थे। के वी कॉलेज की बात है। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि मेरे टीचर ने मुझको देखा और मुस्कुराने लगे। बोले कि ये सरदार लड़का जो है, इसके मूछें तो अभी आई नहीं, अगर इसके बाल फैला दिए जाए तो सीता ये बन जाएगा। जी तो हमको सीता बना दिया गया साहब, जी और हम सीता बन भी गए। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये थी कि हम राम से भी लंबे थे। तो राम जी से भी लंबे होने के कारण ये बड़ी मुश्किल थी। तो हमारे टीचर ने उसका एक निकाला कि बच्चों का एक झूला था। वो समझिए कि उसको कह सकते हैं कि अरे नाव नुमा झूला, बच्चों के होते हैं नहीं नाव जैसे झूले जिसमें जी बैठ के जी। बच्चे हाँ जी। उलट पुलट खेलते हैं। डोलम। जी तो उस तरह का एक झूला था। तो जी रामचंद्र को और लक्ष्मण को उन्होंने खड़े कर दिया और मुझको झूले के अंदर बैठा दिया सीता बना के। जी तो इस तरह से सन 65 में मेरे चेहरे पर पहली बार मेकअप लगा, जी और वो भी स्त्री पात्र सीता मैया के रूप में हमने समझिए कि पहला काम किया। और ये बहुत लोगों ने पसंद किया इसको, और ये मेरी शुरुआत हुई पहली बार जी। रंगमंच पर। जी सर, ये तो हुई अमेचर थिएटर की बात, जब आप कॉलेज में और दूसरी जगहों पर रामलीला में पात्र करते रहे। आपके जी प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये आपने कहा पहली बार आप रंगमंच पर कब चढ़े, ये जी सवाल तो बनता है। जी लेकिन ये नहीं बनता कि प्रोफेशनल थिएटर की कैसे शुरुआत हुई, जी क्योंकि हमने जितना थिएटर किया है
वो प्रोफेशनल थिएटर उस तरह से नहीं था, बल्कि एक तरह से एमेच्योर थिएटर था। जी तो एमेच्योर थिएटर था जिसमें के लोग शौकिया काम करते थे, और मुख्य रूप से हमारा जो रंगमंच था जिसमें जी मैंने काम किया है, वे सन 65 के बाद कुछ इधर उधर घूमने के बाद मुझे मेरी भी रेलवे में नौकरी लग गई पिताजी की वजह से, जी तो मैं भी नौकरी पे लग गया। तो हमारे साथ जो और लोग काम करने वाले थे रंगमंच पर, वो जी सारे के सारे लगभग सारे ही नौकरी पेशा लोग थे। अच्छा कोई पीडब्ल्यूडी में क्लर्क था, कोई पीडब्ल्यूडी में कुछ और करता था, कुछ रेलवे में थे, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे। और आप पाएंगे कि उस वक्त के सारे ही थिएटर करने वाले, सारी ही रंग संस्थाओं के लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, और हम लोग भी नौकरी करते थे। और इस तरह से हमारे थिएटर की शुरुआत होती है। और सब इसके बाद में सबसे बड़ा काम जो होता है वो ये होता है कि हमारे मित्र जो है, थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती है देश की, जिनका नाम है रंजीत कपूर साहब। जी ये रंजीत कपूर साहब जो फिल्में भी लिखते हैं, थिएटर भी करते हैं, और ये अन्नू कपूर जो हैं इनके बड़े भाई हैं। जी तो ये रंजीत कपूर ये था कि शादी करके लखनऊ चले आए। जी ये उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के रहने वाले थे। इनके पिताजी की वहां एक थिएटर कंपनी थी। तो ये रंजीत कपूर लखनऊ चले आए शादी करके, और लड़की भी लखनऊ की थी और हमारे मोहल्ले की लड़की थी जिससे इन्होंने शादी की। यह हुआ कि रंजीत से मेरी दोस्ती हो गई। जी लेकिन ये एक बात थी कि रंजीत को रंगमंच पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी की कंपनी थी, तो उससे वो भाग के आए थे यहाँ, मतलब छुटकारा पाने के लिए जी वो यहाँ आए थे। और लेकिन जी पंजाबी में एक कहावत है कि मूसा पज्जा मौत तो अगे मौत खड़ी। मूसा मौत से भाग के आया और आगे मौत उसको दिखाई दे रही है। तो वही जी हिसाब रंजीत कपूर का हुआ। चाहे वो वहां से थिएटर कंपनी से अपनी से भाग के तो आए थे, लेकिन उनके पत्नी चूंकि नाटक करती थी, उनकी एक तरह से सालियां जो थी छोटी दोनों, वो भी नाटक करती थी। तो इसलिए रंजीत कपूर उस दायरे में आ ही गए अंततोगत्वा। तो उससे ये हुआ कि रंजीत कपूर का यहाँ लोगों से उठना बैठना शुरू हो गया, जिनमें मैं भी शामिल था और थिएटर के और लोग भी शामिल थे। और धीरे जी धीरे उसको, रंजीत कपूर को पता चला जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, तो वो जी एनएसडी चले गए। जब जी एनएसडी गए तो वहां से वो पहली छुट्टियों में जब लखनऊ आए हैं, सन 74 की बात है ये, शुरू शुरू की, जी 73-74 की। तो जी वो साहब यहाँ लखनऊ में उन्होंने आके नाटक बकरी का मंचन किया। जी तो सर्वेश्वर बकरी दयाल का सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक था बकरी। और यहाँ पे एक वो होते थे, थिएटर के काफी फेमस आदमी थे, उनके साथ में किया। उनका नाम मैं नहीं लूंगा और आगे भी नहीं लूंगा बातचीत में। जी तो उन्होंने उस नाटक में मेन रोल किया। उसके बाद रंजीत जी तो पीछे यहाँ संगीत नाटक एकेडमी एक कंपटीशन करवाती थी नाटकों जी के। जी तो उसमें उन साहब ने बकरी नाटक को डाल दिया कि हम इसको कंपटीशन जी में करेंगे। जी और डायरेक्टर में उन्होंने अपना नाम दे दिया। अच्छा तो इससे रंजीत कपूर और हम लोग बड़े नाराज हुए। तो फिर ये हम्म तय हुआ कि साहब जब तक अपनी संस्था नहीं होगी तब तक लोग हम्म हमें मूर्ख बनाते रहेंगे। तो हम लोगों हम्म ने फिर अपनी संस्था सन 1974 में लखनऊ में मेघदूत नाम से बनाई, जिसमें सिद्धार्थ पकरासी और कृष्ण नारायण कक्कड़ और हरिमोहन सैमसन और आर्ट्स कॉलेज के उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे रणबीर सिंह जी बिष्ट, ये सब जी लोग उसमें शामिल हुए, बड़े बड़े लोग। और जी उससे ये एक ऐसी संस्था बनी। और आगे का हमने करीब 8-10 साल का काम तो लगातार मेघदूत के साथ किया ही।
मेघदूत संस्था बन गई तो मेघदूत संस्था की तरफ से सन 74 में सबसे पहला नाटक रसगंधर्व हुआ। ये मणि अच्छा। मधुकर का लिखा हुआ नाटक था, ये रंजीत कपूर ने ही डायरेक्ट किया था। जी और उसके बाद रंजीत कपूर ने ही कोलाज, एक अलग अलग नाटकों के टुकड़े और कहानियों के टुकड़े, कविताओं के टुकड़े, इन सबको मिला करके कोलाज तैयार किया। और उस जी कोलाज में मैंने भी अभिनय किया था और जी मैंने उसमें गाने भी गाए थे। और जी हमारे सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ का भी पहला ही नाटक था, तो हम जी दोनों इसी नाटक से मेघदूत में अभिनय में जुड़े थे। वैसे संस्था के साथ तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ था। और इसके बाद हमने रंजीत के साथ काफी काम किया और खास तौर से कॉमेडी पे, फ्रेंच कॉमेडी के ऊपर रंजीत ने जो काम किया है, रस जी के बिच्छू, जी बिच्छू अद्भुत अद्भुत नाटक था बिच्छू। उसमें मैंने मुन्ने मियां का रोल किया था और हमारे दोस्त लखनऊ टेलीविजन के थे अशरफ हुसैन साहब, इन्होंने जी पन्ने मियां का रोल किया था। और जी मुख्य रूप से उसमें एक भूमिका थी रहमत की, जिसे जी स्वदेश बंधु, स्वर्गीय स्वदेश बंधु ने जिसमें रोल किया था। कक्कड़ साहब के साथ मैंने जरूर उनसे काफी कुछ सीखा है। और ये जी भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पढ़ाते भी रहे, लेकिन हालांकि मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी या भारतीय नाट्य केंद्र में कभी जी स्टूडेंट नहीं रहा। लेकिन जी हाँ, हमने उनसे जो कुछ सीखा वो मेघदूत में रह के ही सीखा, या उनके घर में रह के सीखा, या सड़कों पे रह के सीखा। तो इस तरह से जो कुछ सीखने को मिला, वो उन्होंने एक रेडियो के लिए नाटक लिखा था, जिसको बाद में उन्होंने मंच पे भी मंचित किया। जी सर। ये एक बहुत ही फेमस नाटककार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, हैंस जी क्रिश्चियन एंडरसन। जी तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की लाइफ के ऊपर उन्होंने एक नाटक लिखा था। और जी मजेदार बात यह है कि उसको लखनऊ में उन्होंने मंचित भी किया। और जी मजेदार बात यह कि उसमें उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसमें संगीत कर सकूं। और जी सलीम आरिफ साहब जो हैं बंबई में रहते हैं और जी लखनऊ के ही रहने वाले हैं, और भारतेंदु नाट्य अकेडमी और एनएसडी से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। और सेट डिजाइनिंग और कास्ट्यूम डिजाइनिंग और तरह तरह के और बहुत से काम करते रहते हैं बंबई में, और खुद डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो जी उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी, जी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन में। तो वो उसकी एक दो लाइनें मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जी सर। जन्म लिया डेनमार्क में मैंने, मेरा आंगन मेरा घर है, मेरे निजत्व के सारे बहाव की इस धरती को जड़ें पता, मेरे स्वदेश की वाणी के स्वरालाप कोमल है सुंदर है हो, केवल मेरी माँ की बोली में ही इतनी संस्मरण क्षमता। ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का एक गीत सर है। आपकी पूरी रंग यात्रा बहुत ही रोमांचक रही है। हम लोग हमेशा जितना विस्तार से हो सकेगा सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस पर केंद्रित होना चाहूंगा कि आपका एक नाटक रहा है मदर, जो मैक्सिम गोर्की के उपन्यास पर लिखा गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी उसके गीत लिखे थे बल्लाळ जी ने। अच्छा लेकिन सर, हाँ, कंपोज वो किया आपने। कंपोज भी मैंने पूरी तरह से नहीं किया था, बाद में मैंने जी किया था। पहले अच्छा उसको रंजीत कपूर हमारे बंसी कौल ने उसको डायरेक्ट किया था लखनऊ जी में। मैं उसका जिक्र अभी 2 मिनट बाद करूंगा। जी जी अभी मैं बंसी का जिक्र इसीलिए नहीं किया कि मैंने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उनके साथ में काफी काम किया हुआ है, तो उसका जिक्र अलग से होना चाहिए। क्योंकि जी जी बंसी भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है मेरी जिंदगी में, और मेरी ही जिंदगी में नहीं,
हिंदुस्तान के बहुत से रंगकर्मियों की जिंदगी में उन्होंने रंग घोले हैं। जी। तो खैर आपको बंसी कौल साहब के पास आने से पहले मैं नौटंकी के बारे में जिक्र करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है कि नौटंकी से ही मैंने पहला उनके साथ में आला अफसर नाटक नौटंकी स्टाइल में ही था किया था, उसका मैं अभी जिक्र करूंगा आपसे। जी जी। नौटंकी की शुरुआत साहब जो होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है, कब हुई है, वो हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगा, और लेकिन मैं आपको अपना थोड़ा सा अनुभव, पहले जब मनोरंजन के हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे, लोग आपस में आप मिलजुल के ही मनोरंजन करते थे, और कई बार ये होता चलो भी को गप टाका हो जाए, कोई एक दूसरे को गप्पे सुनाते थे और उन्हीं गप्पों से एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। तो मैं एक आपको गप सुनाता हूं, और ये नौटंकी स्टाइल में है गप। और मजेदार बात ये, राम नारायण अग्रवाल जी जो हैं, हम थे विद्वान आदमी थे, नौटंकी के बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी पुस्तक में ये दर्ज है, और मैं एक उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। ये गप सुनिए नौटंकी स्टाइल में गप। जी जी सर, स्वागत है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई नौटंकी तो बिना नक्कारे के होती नहीं, साजों के बगैर होती नहीं, लेकिन हम आप समझ लीजिए कि बाद में जब मैं गा के चुकता हूं तो बीच में साज बज रहे हैं। थोड़ा सहयोग आप लोग भी कीजिए जी। तो लीजिए सुनिए। मैं व्यापारी अति बड़ा, मैं व्यापारी अति बड़ा, चलते मेरे जहाज, मैं व्यापारी अति बड़ा, चलते मेरे जहाज, सरसों तिली बिलों में पकड़ो, नहीं मुझे कछुलाज भैया, नहीं मुझे कछुलाज भैया, नहीं मुझे कछुलाज। ये जो मैं रिपीट कर रहा हूं ये समझिए कि नक्कारा बज रहा, ठीक है? जी 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 सर। पहले मैं साहूकार था, पहले मैं साहूकार था, अजी अब मैं हुआ कंगाल, उसी वक्त का कहत हो तुमसे अपना हाल भैया, तुमसे अपना हाल भैया, तुमसे अपना हाल। एक समय अकाल पड़ा और मैंने तिली बुआई, एक समय अकाल पड़ा और मैंने तिली बुआई, अजी जब पक कर तैयार हुई तो ऐसी आंधी आई रे भैया, ऐसी आंधी आई रे भैया, ऐसी आंधी आई, अजी उखड़ तिली सब पड़ी कुआं में, अंधाधुंध समाई, उखड़ तिली सब पड़ी कुआं में, अंधाधुंध समाई, अजी मिट्टी ढोल बची नहीं नीको, सुनियो कान लगाई रे भैया, सुनियो कान लगाई रे भैया, सुनियो कान लगाई। तो एक पीपल का पेड़, एक पीपल का पेड़
गई कुआं में, जो जो आंधी चाला रे भैया, जो जो आंधी चाला रे भैया, जो जो आंधी चाला। तो हुआ हमारे तेल, हुआ हमारे तेल, करोड़ों मन नहीं तौल समाई, बका विकास भी दुनिया में नहीं की, दौलत हमने पाई रे भैया, दौलत हमने पाई रे भैया, दौलत हमने पाई रे भैया, दौलत हमने पाई है। तो ये एक गप थी जो नौटंकी स्टाइल में मैंने आपको सुनाई है। और अब मैं आपको कुछ लैला मजनू कहिए तो सुना दूं थोड़ा सा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो लैला मजनू का किस्सा जो है ये काफी मशहूर है। और मजेदार बात यह है कि आज से 6 साल पहले मैंने इसको लैला मजनू को इलाहाबाद की एक संस्था के साथ किया, इसका मंचन किया। और जब इसका मंचन मैंने करने की सोची तो बड़े मेरे दोस्त जो थे इलाहाबाद के, कुछ काफी साहित्यिक किस्म के लोग, तो उनको एतराज हो गया साहब। उनको एतराज ये हुआ कि साहब ये आज के युग में जबकि देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और आप लैला मजनू की प्रेम कथा को मंचित कर रहे हैं, ये कैसे रेलिवेंट है ये आज की तारीख में। तो मैं पहले ही ये सब सोच चुका था, ऐसा नहीं था कि अंधेरे में तीर मार रहा था। तो मैंने उनको बताया देखिए साहब ऐसा है कि आज से 6 साल पहले का आप भी जरा सोचिए इस पे कि आज से 6-7 साल पहले देश के, दुनिया के कुछ इलाकों में आतंकवाद बहुत जोरों पे था जी। और खास तौर से आईएस का तो बड़ा बोलबाला था। और आप ये पाएंगे कि उस वक्त दमिश्क में रोज लोग मर रहे थे। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो मैंने उन मित्रों को बताया, मैंने कहा देखिए दमिश्क में आज इतने बम फूट रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, और उसी दमिश्क शहर से आदमी एक उठता है जिसका नाम मजनू होता है, और ये मजनू दमिश्क का रहने वाला था। तो उस दमिश्क शहर से उस आदमी ने एक समय में प्यार का संदेश पूरी दुनिया को दिया था। तो आज अगर मैं प्यार का संदेश उस दमिश्क शहर के उस मजनू के नाम पे दुनिया को देना चाहता हूं, तो ये उस आतंकवाद का एक तरह से जवाब है। तब कुछ लोगों की आंखें खुली कि नहीं, हाँ ये बात तो सही कह रहा आदमी। तो मैं अब आपको लैला मजनू की कुछ लाइनें सुनाता हूं। और लैला मजनू जब शुरू होता है तो पहला दोहा ही उसका है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि किस्सा होता है शुरू पाक इश्क रंगीन, नाम अमीर दमिश्क के थे तख्त नशीन। यानी कि दमिश्क शहर के तख्त नशीन जो थे उनका नाम अमीर था, उनका किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये है किस्सा होता है शुरू पाक इश्क रंगीन, नाम अमीर दमिश्क के थे एक तख्त नशीन। नेक बशर थे शाह और रैयत पर नेक नजर थी, था एक कैस पिसर अजहद उल्फत जिसके ऊपर थी। कैस उनके बेटे का नाम था और कैस मजनू का नाम है, असली नाम कैस ही है।
जी जी। उल्फत जिसके ऊपर थी, थे सुल्तान सरदार, एक सुल्तानी नजद शहर थी, उनके नाजों की पाली प्यारी लैला दुख्तर थी। एक और सुल्तान थे, वो नजद शहर के सुल्तान थे, और उनकी जी बेटी लैला थी, और उसको बड़े प्यार से उन्होंने पाला हुआ था। ये लैला मजनू के माँ बाप का और उनका इंट्रोडक्शन है। थे सुल्तान सरदार, एक सुल्तानी नजद शहर थी, उनके नाजों की पाली प्यारी लैला दुख्तर थी। लो एक मकतब के दरमियान ही पाते तालीम कैस और लैला, हुई मोहब्बत बाहम में ऐसी, जुदाई में दिल करे थे मैला। एक कव्वाली है छोटी सी, और आगे इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हुए, कहूं क्या इश्कबाजी का निराला ही फसाना था, थे अल्हड़ पन में दोनों लड़कपन का जमाना था। आके मकतब में आपस में ताक और झांक रहती थी, यही था शगल रोजाना का पढ़ने का बहाना था। दिली उल्फत थी तो जानिब ना एक तरफा मोहब्बत थी, फिदा थी कैस पर लैला, वो लैला का दीवाना था। हुब रहते दिल अंदर एक अरसा गया गुजर कर, एक दिन मौका पाकर कैस शहजादे से लैला बोली यूं मुस्का कर। तो सर बड़ी रोचक और बड़ी सुरमयी रंग यात्रा रही है आपकी। अब सर हमें आला अफसर के वाक़े के और उसके कुछ गीतों के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि आला अफसर नाटक जो है, ये सन 1977 में पहली बार इसका मंचन हुआ। जी। और पहला मंचन लखनऊ में हुआ, दूसरा मंचन भोपाल में हुआ। भोपाल के लिए इसको तैयार किया गया था। असल में बंसी कौल के अलावा देश के 6-7 सीनियर रंगकर्मी जो थे, उनको मध्य प्रदेश कला परिषद नाम की एक संस्था थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि आप देश की जो दुनिया के बड़े क्लासिक्स जो हैं, उनको भारतीय रंग में ढाल करके, आधुनिक रंग में ढाल करके उनका प्रदर्शन करें। तो बंसी कौल ने ये आला अफसर जो स्क्रिप्ट थी, ये गोगोल नाटककार हैं रूस के, रशियन नाटककार हैं गोगोल, और उनकी स्क्रिप्ट थी इंस्पेक्टर जनरल। तो उसको उन्होंने चुना, और जब उस स्क्रिप्ट को चुना तो यह हुआ कि इसको अगर लखनऊ से करना है तो नौटंकी स्टाइल में इसको किया जाना चाहिए। तो यह हुआ कि नौटंकी इसको तैयार कौन करे, लिखे कौन। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा राक्षस जी के पास गए, तो मुद्रा राक्षस जी ने कहा मैं लिख दूंगा। तो खैर उन्होंने तय कर लिया कि साहब वो फलां तारीख को इतने बजे वो स्क्रिप्ट आपको दे देंगे और आप लोग रिहर्सल शुरू कर दीजिएगा। तो जो उन्होंने दिन दिया था, उस दिन तय वक्त पे हम लोग, हिंदी संस्थान हुआ करता था तब, ये आपका हिंदी समिति होती थी तब, पहले हिंदू संस्थान नहीं था। तो जहां इनका ऑडिटोरियम बना हुआ है आजकल हिंदी संस्थान का, तो वो ऑडिटोरियम नहीं था, वो ऐसे ही छत पड़ी हुई थी उनके। तो उस छत पे ये हुआ कि हम लोग रिहर्सल किया करेंगे। तो वहां इकट्ठे हुए, और जिस दिन इकट्ठे हुए तो
पता चला कि मुद्रा जी आए ही नहीं। तो खैर काफी देर बाद मुद्रा जी आए और कहें ये लीजिए स्क्रिप्ट, 4 पेज दे दिए। तो चार तो बंसी भाई बोले, बंसी कौल साहब बोले गए साहब देखिए ये तो आप 4 पेज दे रहे हैं, मेरी तो पूरी देखिए कास्ट तैयार खड़ी है, पूरे लखनऊ के एक से एक तुर्रम खां सारे एक्टर तैयार बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर ली है, फेयर मैंने 4 पेज की है। जी। तो फेयर 4 पेज किए हैं, ये आप लीजिए और बाकी फेयर करके मैं ले आऊंगा। खैर सबको मालूम था कि कितने फेयर किए हैं और कितने किए हैं। तो खैर उस वक्त रिहर्सल में जो लोग मौजूद थे और जो आज के बड़े लोग माने जाते हैं लखनऊ थिएटर के, उसमें आप समझिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी थे, स्वदेश बंधु जी की डेथ हो गई है। स्वदेश बंधु जो बिच्छू में मेन रोल करते थे, मैंने आपको बिच्छू का जिक्र किया था ना अभी। तो वो बहुत बड़े सिंगर थे और लखनऊ घराने के अच्छे सिंगर माने जाते थे। तो स्वदेश बंधु थे। पीडी वर्मा साहब एक थे, बहुत फेमस एक्टर और डायरेक्टर हुआ करते थे। ये आजकल आप लखनऊ में देखते होंगे, उनके छोटे भाई है ना आलोपी वर्मा जी, आलोपी वर्मा। तो पीडी वर्मा जी थे। विजय वास्तवा साहब जो बड़े बुजुर्ग एक्टर लखनऊ के माने जाते हैं वो थे। हल्लो भैया साहब थे। हल्लो भैया गजब के आदमी थे, गजब के एक्टर थे। वो तो कमाल के आदमी थे। उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें इसमें जोड़ दी थी इस नौटंकी में कि कमाल की चीज थी। अब उनसे जब वो स्क्रिप्ट आई तो उन्होंने, बंसी कौल ने कहा कि देखिए साहब इसमें एक ये गाना है, इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से जोड़ सकता हूँ। बोले हाँ जोड़ दीजिए। तो वो शुरू हो गए, जीम ज़बत गुलगुलेदार की मादा कौवे के साथ उड़ गई दिलदार की मादा 80,000 पर गठान की नमक शीरी की मटकी में टेक दे पंजा में टेक। अब ये बताइए इस लेवल का एक्टर हो और मतलब बाजा फाड़ एक्टर थे वो, कमाल के एक्टर थे। और वो पूरे नाटक के रिहर्सल में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते थे जिनके लिए आमतौर पे एक्टर को मना किया जाता है कि नहीं भाई जो लिखा है वो बाइबल समझिए उसको, जो लिखा है वो गीता समझिए इसको। लेकिन नहीं, वो मानने वाले कहाँ थे, वो बिल्कुल छूटते ही कुछ ना कुछ जोड़ देते थे। एक बार तो रिहर्सल में उनको ये कहना था कि 1 प्लेट कुलचे छोले लाओ। तो उसमें जोकर का रोल वो करते थे और जोकर का रोल ये हमारे ये आपके राइटर जो थे मुद्रा राक्षस जी, ये भी जोकर का रोल करते थे। दो जोकर थे उसमें। तो वो मुद्रा राक्षस जी उससे कहते हैं ए बहरा 2 प्लेट कुलचे छोले लाओ। तो इनको मुद्रा जी को कहना है कि अचार के साथ जी। मुद्रा जी अचार के साथ नहीं कहते, तो वो कुछ और कह देते हैं। तो क्योंकि हल्लो भैया को कहना था, जब वो कहते हैं अचार के साथ तो हल्लो भाई कहता अचार के साथ नहीं तो क्या अनार के साथ, ये कहना था जी। तो वो कह देते हैं अचार के साथ ना कह के चटनी के साथ। अब राइटर आदमी चटनी के साथ। तो अब हल्लो भैया एक्टर वो पास में आते हैं उनके, अम्मा चोखे, अम्मा यार एक बात बताओ, आज नहाए के आए हो? अब इसका जवाब कौन दे? तो मतलब इस तरह के एक्टर उसमें थे। कहने का मतलब ये कि ऐसे ऐसे एक्टर थे कि बाजा फाड़ एक्टर थे। और उसके अलावा आप देखें महिलाओं में शोभना अग्रवाल, शोभना जगदीश जो न्यूज नेशनल में न्यूज पढ़ती थी और रिटायर होके लखनऊ वापस आ गई हैं। ये उसमें मेन रोल कर रही थी, लड़की वाला। और उसकी लड़की की माँ का रोल कर रही थी सबा जैदी साहिबा। और सबा जैदी साहिबा यहाँ थी लखनऊ टेलीविजन में, सीनियर प्रोड्यूसर थी उस वक्त। अच्छा। तो मतलब इतने लोग, यानी कि
अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी, लेकिन आज पहला दिन था जब, तो इतने लोग, बड़े बड़े लोग, और संगीत में भी बड़े बड़े लोग वो वहां रिहर्सल में आ गए थे। और रोज फिर कुछ ना कुछ, 1-2 पन्ने आते, 4 पन्ने आते, रोज फिर उस पे काम होता, और रोज नई नई चीजें बनती, रोज रोज नया नया नई नई धुनें बनती, नए नए सीन बनते। इस तरह से ये नाटक टुकड़ों टुकड़ों में रोज तैयार होता रहा। ये हमारा रामलीला नाटक भी ऐसे ही बना। रामलीला नाटक भी पूरा पहले ये सूर्य मोहन ने तैयार किया था अपने डायरेक्शन में, और लिखा राकेश जी ने था। तो ये लखनऊ में हमारे साथ 2 बड़े नाटक जो हमने किए हैं, एक बंसी कौल के साथ में आलाप सर, और एक सूर्य मोहन के साथ में रामलीला। ये दोनों नाटक प्रोसेसेस मतलब इस तरह से राइटिंग में तैयार हुए कि रोज कुछ न कुछ लिख के आता है, और उसमें कुछ न कुछ और जुड़ता रहता है, और नया सीन बनता है, नया नाटक बनता है। ये बड़ा मजेदार एक अनुभव है जिंदगी का। और ये आलाप सर ही नहीं, आलाप सर को देखिए, मैंने बंसी कौल इसको छोड़ गए थे। बंसी कौल ने जब ये बड़े लोग, हमारे दर्पण के जो लोग थे, सीनियर लोग, ये अलग हो गए, अपने अपने कामों में लग गए, तो ये हुआ कि स्वदेश बंधु और हल्लो भैया जिद करें कि साहब ये नाटक तो दोबारा होना चाहिए। तो मुझे फिर जिम्मेदारी दी गई कि आतमजीत सिंह तुम इसको तैयार करो। तो फिर मैंने इस नाटक को, आलाप सर को तैयार किया नई टीम के साथ लखनऊ में, जिसमें मैं, स्वदेश बंधु मेन और हल्लो भैया मेन, हम 3 लोग पुराने थे और हमारे साजिंदे पुराने थे, बाकी सब नौजवान लोग नए थे। और इस नाटक को हमने 10-12 साल तक लखनऊ में चलाया, और लखनऊ ही नहीं बल्कि इसके शो तो कमाल कमाल की जगहों पे हुए हैं। कलकत्ते में अनामिका कला संगम में इसका शो हुआ, उसके अलावा इसके शो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कराए, इसके शो आपके और बहुत सी संस्थाओं ने, कलकत्ते में 4 बार हम लोग इसको करने गए हैं, बंबई में इसको 3-4 बार बंबई में करने गए हैं, कुल 35 के लगभग शो हो गए इसके। 35 से ज्यादा ही हो गए थे उसके बाद। तो आज भी ये चल रहा है। और ये देखिए, मजेदार बात ये कि इलाहाबाद में एक संस्था है, विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान, जिसके साथ मैंने इसको वही 7-1 साल पहले किया था पहली बार, और उसके बाद से आज तक इसके शोज हो रहे हैं। केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी ने इसके बहुत से शोज कराए हैं, और यहाँ तक के दिल्ली में, और आपके आजमगढ़ में, और आपके भारंगम में भी अभी पिछला शो हुआ है इसका। कई जगह हुए हैं, कई जगह हुए हैं, लगातार होते ही रहते हैं। आपके साथी रंगकर्मियों की बात आती है तो आपके बहुत ही जिगरी यार कहें, या बहुत ही जो 2 लोग आप लोग मिलकर कुछ संगीत में कुछ अगर नया कंपोज करते थे, वो जादू ही हो जाता था। मैं बात ये बिल्कुल 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 रवि नागर साहब की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में रवि नागर के साथ मेरा जुड़ाव हो गया था आलाप सर से ही। आलाप सर की जब मैंने दूसरी टीम तैयार की थी, तो पहली टीम जो थी उसमें वो नौकर जो था आलाप सर का, वो विजय बनते थे, विजय तिवारी, जिनकी अभी पिछले साल डेथ हो गई है। वो नेता थे अपनी, क्या नाम इसका संस्था का, लखनऊ की जो है कलाकारों की, अच्छा, कलाकार एसोसिएशन के वो नेता थे, दर्पण में भी अच्छा काम करते थे। तो वो जो दर्पण वाले, चूंकि फिर पूरा का पूरी टीम उनकी चली गई थी, तो उसके बाद नए लोग तैयार किए। तो उसमें नए लोगों में जो नौजवान नौकर था विजय तिवारी की जगह, वो रवि नागर को हमने लिया था, और रवि से फिर काफी दोस्ती हो गई, और फिर हमारा साथ रवि का इतना गहरा हो गया कि आपको क्या बताएं। और उसके काफी फायदे भी हुए, और फायदा कुछ इस तरह से हुआ कि
एक बार हमारे भानु भारती जी भारतेंदु नाट्य केंद्र में शायद तब तक एकेडमी बन चुकी थी, भारतेंदु नाट्य एकेडमी में एक प्ले करने आए जिसका नाम था किसान की कहानी। वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित था वो। तो उसमें ये था कि मुझे भानु भारती बहुत प्यार करते थे, बहुत जानते थे, मुझे बहुत समझते थे, दोस्त थे मेरे। तो उन्होंने कहा आतम तुम इसका संगीत कर दो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं कर दूंगा। लेकिन जब संगीत करने की बात आई तो भैया मैं नौकरी करता था रेल में, और भारतेंदु नाट्य अकेडमी के स्टूडेंट्स जो थे इनका रिहर्सल होता था दिन में। तो मैं पता चला कि मैं अपने नौकरी से छुट्टी लेकर के इनका संगीत करने आऊं, तो वो कहते हैं कि उतना पैसे नहीं मिलेंगे, जिससे ज्यादा मेरे कट जाएंगे जी। तो मैंने रवि नागर से कहा, मैंने कहा रवि नागर यार तुम इसका म्यूजिक कर दो। तो रवि नागर बोला मैं कर दूंगा। तो जब रवि नागर म्यूजिक करने लगे तो भानु भारती के दिमाग में पता नहीं क्या छाया हुआ था, मेरा जादू। वो बोले तुम ही करोगे चाहे कुछ हो जाए। मैंने कहा आप इसको ट्राई तो कीजिए, बहुत अच्छा लड़का है। तो कहे नहीं सारेगामा पाधानीसा गाता है, मतलब वो क्लासिकल गाता था। तो वो भानु भारती को लगता था ये ड्रामा का म्यूजिक ये नहीं कर पाएगा। तो लेकिन मैंने जिद पकड़ ली, और खैर फिर ये था कि एक गाना एक दिन भानु भारती लेके आए, जोबन के सिंघवा ने मारी है दहाड़ रे, कोमर कवारे मन की कट गई बाढ़ रे। तो रवि नागर ने इसकी धुन बनाई और भानु भारती उछल पड़े। भानु भारती उछल पड़े तो मेरा काम हो गया। आज से फिर तब से रवि नागर जो थे वो भानु भारती के साथ उस दिन जुड़ गए। उस दिन जुड़ गए तो मरते दम तक भानु ने बहुत से ऐसे काम किए, बड़े काम किए, भारत रंग महोत्सव काम कई किए, जिसका संगीत फिर रवि नागर ने ही दिया। और मैं भी फिर भानु के साथ जुड़ा रहा। रवि नागर मानते तो थे नहीं भाई, जिद अगर हम भी जिद करते हैं तो वो भी जिद करते हैं। तो वो भी भानु भारती से बोले कि नहीं साहब आतम को बुला लीजिए, वो लिख देंगे पूरी स्क्रिप्ट। तो 2007 को जब भारत महोत्सव का काम मिला इसको भानु भारती को, और उसके संगीत का काम मिला इसको रवि नागर को, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आप स्क्रिप्ट लिखने में हमारी मदद कीजिए। तो मैं फिर दिल्ली गया, और दिल्ली में करीब 1.5 महीना रह करके भानु भारती के साथ में, रवि नागर के साथ में रह करके मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी। और मजेदार बात यह कि एक दिन मुख्यमंत्री ने देखा तो उसने कहा ये साहब रिहर्सल देखा तो बोले कि साहब ये तो इसमें यूपी का फोक तो है ही नहीं। अच्छा। तो रवि नागर उसने कहा नहीं साहब अभी डालना बाकी है वो। तो वो जब मुख्यमंत्री के जाने के बाद हमसे कहा गया कि आप देखिए यूपी के फोक में इसमें लिखिए कुछ, और शाम को आप 2 घंटे के बाद सुनाइए भी। तो खैर फिर मैंने उसको इस तरह से लिखा, राधे श्याम कथावाचक की रामायण की तर्ज पे। तो इस तरह से वो भी हमारा रवि नागर के साथ तो फिर हमारा आखिर तक बना रहा, और आज भी रवि नागर हमारे साथ ही है। क्यों, मेरा ख्याल नहीं कि कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन रवि नागर की याद हमारे साथ नहीं होती है, या रवि नागर के बेटों को, बच्चों को, या उनकी पत्नी को हम लोग याद नहीं करते हैं। रवि नागर वाकई एक हीरा था, और जो कि हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहा। सर अब बात करेंगे कि आपके जो 2 निर्देशन में नाटक हुए, मारीच संवाद और बिजली का खंभा। हाँ, मारीच संवाद जो था, मारीच संवाद नाटक ये हमने, इसकी स्क्रिप्ट हमें भारतेंदु नाट्य अकेडमी से ही मिली थी जी। और ये हमारे कलकत्ते के बहुत मशहूर नाटककार हैं, अब देखिए नाम मैं स्लिप कर गया। अच्छा सर, कोई बात नहीं। तो अभी नाम स्लिप कर गया, अभी याद आएगा बता दूंगा। तो उनकी स्क्रिप्ट थी
और ये हुआ कि मैं नुक्कड़ नाटक करता था तब। जी। तो मेरी संस्था थी कलम नाट्य मंच। तो मेरी नुक्कड़ नाटक की संस्था थी कलम नाट्य मंच। तो कलम नाट्य मंच में जो लड़के लड़कियां काम करते थे वो काफी समझदार लोग थे और काफी मतलब सीनियर लोग थे। और उसमें बहुत बहुत से तो बैंक एम्प्लॉइज थे, कोई मैनेजर था, कोई असिस्टेंट मैनेजर था, इस तरह से थे लोग। और उसमें महिला समिति से जुड़ी हुई महिलाएं थी और मधु गर्ग तो एक बहुत बड़ी नेता थी, आज भी हैं, महिला समिति की नेता हैं वो। तो ये सब थे। तो ये नुक्कड़ नाटक तो करते थे, लेकिन इनके दिल में ये आता था कि लखनऊ थिएटर के लोग हमें नाटक का नहीं मानते हैं। अच्छा। तो हमें एक ऐसा नाटक करना चाहिए जो कि हॉल में हो, ऑडिटोरियम में हो। तो फिर मैंने ये मारी संवाद को उसके लिए चुना और अरुण मुखर्जी इसके राइटर थे। अच्छा। और अरुण मुखर्जी इसके राइटर थे और लखनऊ में अरुण मुखर्जी ने भारतेंदु नाट्य केंद्र के स्टूडेंट्स के साथ में इस नाटक को किया था, खुद लखनऊ आकर के। और इसका एक शो मैंने वहां दिल्ली में भी देखा था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी उनका हुआ था, कलकत्ते वालों का। तो ये नाटक काफी मेरे करीब था और इसको मैंने फिर लखनऊ के बाद रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे शेषपाल जी हैं जो हमारे लिए नौटंकी लिखते हैं, उनकी संस्था के साथ भी इसका मैंने मंचन किया था। और मैंने असल में ज्यादातर काम जो किया है वो अपनी संस्था मेघदूत के साथ किया है। और उसके अलावा अगर किया है तो नुक्कड़ नाटक का काम मैंने अपनी नुक्कड़ नाटक की संस्था के साथ किया है। लेकिन इन दोनों संस्थाओं के अलावा, कलम नाट्य मंच और मेघदूत के अलावा, मैंने और बहुत से दफ्तरों के साथ काम किया है। अच्छा। बहुत से दफ्तरों में मैंने नाटक किए हैं, खास तौर से बिजली के विभाग के इंजीनियर्स के साथ में मैंने बहुत काम किया है। अच्छा। और कई सालों तक किया है। उसमें मजेदार बात यह थी कि उनकी साल भर की जो प्रॉब्लम्स होती थी तो वो उनको इकट्ठा कर लेते थे और फिर उनको उन प्रॉब्लम्स पे आधारित एक नाटक वो हर साल लिखते थे। और जिसके राइटर होते थे के अग्रवाल। के अग्रवाल अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही सीनियर आदमी हैं और प्रेमचंद की कहानियों का अडेप्टेशन उन्होंने बहुत से किए हैं। तो वो लिखते थे और मैं उसका निर्देशन करता था। इसी तरह पीसीएफ प्रिंटिंग प्रेस के साथ हमने बहुत काम किया है, उनके लिए कई नाटक किए। रेलवे के एम्प्लॉइज के साथ मैंने कई नाटक किए। उसके अलावा मैंने रायबरेली का जिक्र किया और मैंने जिक्र आपसे शायद आजमगढ़ का किया कि नहीं किया। आजमगढ़ में मैंने कई नाटक किए, इलाहाबाद में मैंने कई नाटक किए। तो इस तरह से मेरी यात्रा जो है अनवरत चलती रहती है। मेरे पैरों में, मेरे घर वाले कहते बिल्लियां बंधी हुई हैं और मैं हमेशा, जैसे बिल्ली घर बदलती रहती है वैसे भी जहां नाटक होता है वहां मैं चला जाता हूँ। बस कोरोना पीरियड ने मुझे कैद कर रखा है इन दिनों, वरना अभी मैं इलाहाबाद वालों के साथ ही काम कर रहा होता। सर, अब हम थोड़ा सा शैक्षिक अनुभाग की तरफ आते हैं और क्योंकि आप सौभाग्य मिला है आपके साथ बात करने का, तो कुछ आपके विचार से जानना चाहेंगे कुछ शैक्षिक बातें कि जैसे कि पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा इसमें कि नाटक में, नौटंकी नाटक में या दूसरे नाटकों में गीतों की क्या महत्ता है? देखिए, संगीत की महत्ता नाटक में है जी। और ये महत्ता कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। जैसे जब हमने नाटक शुरू किया है सन समझिए कि 70 के आसपास जी, तब तक संगीत की महत्ता बहुत ज्यादा नहीं थी जी। तब ये था कि हमारे बहुत कम लोग ऐसे थे रंगमंच के। हबीब तनवीर साहब एक ऐसे जरूर शख्स थे जो खंभे की तरह खड़े थे, डट के खड़े थे संगीत को लेकर के, नाटक को लेकर के। और
या नौटंकी और दूसरे लोक मंचों के कुछ लोग थे, जो लोग खड़े थे। लेकिन आधुनिक नाटक जो था, आधुनिक नाटक बहुत ही एक अलग किस्म का अंग्रेजी नाटक से प्रभावित ज्यादातर था। वैसे कुछ लोग काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन ज्यादातर काम जो था वो वेस्टर्न थिएटर से प्रभावित था। और वेस्टर्न थिएटर में भी देखिए अपना संगीत उनका अलग है, लेकिन वो संगीत हमारे जो हमने जिस उसको अपनाया उसमें उसको शायद नहीं अपना पाए। हालांकि शुरू शुरू में जो हमारे दूसरे जो आपके कह सकते हैं कि आगा हशर कश्मीरी साहब या और दूसरे ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने पारसी थिएटर की शुरुआत की, उन्होंने पारसी थिएटर के संगीत को भी बहुत ज्यादा उभारा। लेकिन आधुनिक रंगमंच जो था वो संगीत से काफी कटा रहा। और उस जमाने में तो ज्यादातर वही नाटक सफल होते थे जो ड्राइंग रूम के नाटक होते थे, और आधुनिक नाटक उन्हीं को ज्यादातर लोग कहते थे। आधुनिक नाटक की बात आ रही है तो आपको जाना जाता है नौटंकी में आधुनिक प्रयोगों के लिए। तो आपने नौटंकी का आधुनिकीकरण कैसे चुना और क्यों चाहा कि इसको थोड़ा सा आधुनिक बनाया जाना चाहिए? उसके पीछे की देखिए, ऐसा है कि आदमी वही काम करता है जो उसको आता है। अच्छा। जो वो कर सकता है। अपने बूते के बाहर जाके जो आदमी काम करने की कोशिश करता है उससे बड़ा मूर्ख आदमी दूसरा नहीं है जी। तो चूंकि मैं शुरू से ही, मैंने आपसे अर्ज किया कि गुरुद्वारा संगीत से मैं जुड़ा रहा। शुरू में हम लोग प्रभात फेरी में भजन वजन गाया करते थे खूब ऊंची ऊंची आवाज में। तो उसमें भी होता ये था कि दो दो ढोलकें बज रही हैं बड़ी बड़ी, और साथ में मजीरे बज रहे हैं बड़े बड़े, और साथ में चिमटे बज रहे हैं बड़े बड़े। तो ढोलके, मजीरे, चिमटे, इनकी आवाजें कितनी होती हैं आप सोचिए जरा सा। और इन आवाजों में हमको गाना है जी। कोई माइक भी नहीं उस समय, कोई माइक नहीं होता। प्रभात फेरी में कहाँ का माइक। जी, तो फिर वो हमारी आवाजें खुलती चली गई। जब खुलती चली गई तो काफी खुल गई, तो हमको ढोलक और मजीरों से ऊपर गाना पड़ता था। जी। और मजेदार बात यह कि मैं रेलवे में नौकरी करता था जी। और 7 बजे हमारा कारखाना शुरू हो जाता था। अब पता चला प्रभात फेरी से आए, नाश्ता किया और कारखाने चले गए। कारखाने गए तो 7 बजे के 7:30 तक मशीनें चलनी शुरू हो गई। घड़ 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 मशीनों की आवाजें, टक 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 टक, रिपीटिंग हो रही, टिक 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 टिक, और ये सब चलता रहता था। ठा 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 हैमर चलते थे। तो ऐसी आवाजों में और मेरे जैसा आदमी अपने नाटक का रिहर्सल किया करता था, नाटक के डायलॉग याद किया करता था, नाटक के गाने याद किया करता था। तो ऊंची आवाज तो फिर होनी ही थी। तो लिहाजा इस तरह से गुरुद्वारा संगीत जो के ढोल मजीरों पे बजता था, और प्लस जो कि आपका कारखाने में शोर के ऊपर हमको गाना, और प्लस शाम को रिहर्सल में आना तो नौटंकी के साजों पे गाना, नगाड़े पे गाना। तो इस तरह से हमारी आवाज काफी खुलती चली गई और हमें लगा कि ये रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऊंची आवाज में गा सकते हैं। और नौटंकी में तब ऊंची आवाज काफी मायने रखती थी। और धीरे 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 हमको कोई थोड़ा सा सीखने का चस्का भी लग गया। सीखने का चस्का इस तरह से लग गया कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो आज है, ये भारतेंदु नाट्य केंद्र था। यहाँ सन 1977-78 में उन्होंने, राज बिसारिया साहब ने कुछ प्रदर्शन करवाए थे जी। अब उसकी डिटेल किसी के पास शायद ना हो। वो ये था कि नौटंकी में गुलाबबाई साहिबा बहुत बड़ी मानी जाती थी तब। हालांकि उन्होंने नौटंकी में गाना छोड़ दिया था, लेकिन ये जरूर है कि वो दादरे गाती थी। तो
गुलाब बाई साहिबा को बुला करके उनसे अमर सिंह राठौर नौटंकी करवाई गई, गुलाब बाई की टीम बुलाई गई और कानपुरी नौटंकी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। उसी तरह से हाथरसी नौटंकी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे गिरिराज प्रसाद जी, भरतपुर कामा वाले गिरिराज प्रसाद जी की नौटंकी बुलाई गई। उनकी नौटंकी अमर सिंह राठौर तो इनकी थी, उनकी नौटंकी थी इंदल हरण, इंदल हरण बुलाई गई। और उसके अलावा नौटंकी के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो थे उस वक्त जीवित थे वो बुलाए गए। और हमारे सबसे बड़े नौटंकी के एक्सपर्ट जो हुए हैं, खास तौर से जिनका नाम काफी चर्चित है आजकल भी है, उन राम नारायण अग्रवाल जी। तो राम नारायण अग्रवाल जी की एक किताब छपी थी उन्हीं दिनों, तो उस किताब का विमोचन भी लखनऊ में हुआ उसी वक्त। तो यानी कानपुरी नौटंकी गुलाब बाई की, इनकी आपके गिरिराज प्रसाद जी की हाथरसी स्टाइल नौटंकी, और महीलाल यादव एक बहुत बड़े विद्वान हैं, आगरे की भगत के वो विद्वान थे। तो ये 3 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए बड़े, और इनके प्रदर्शन हुए और उस पे काफी चर्चाएं हुई। और ये लोग विद्वान लोग 3-4 दिन वहां रहे, चर्चाओं में शामिल रहे, यहाँ तक चर्चाओं में नागर जी भी शामिल रहे, अमृतलाल नागर जी, और बहुत से लोग शामिल रहे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक नौटंकी की हमारी यात्रा, खासतौर से मेरी यात्रा में ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब इसने कहा कि 2 तरह की नौटंकी थी, एक हाथरस की और एक कानपुर की। तो इनमें आप मूल अंतर क्या देखते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप बताएंगे तो? देखिए, मूल अंतर तो अब बहुत कम है जी। अब तो वही लोग कानपुरी में काम करते हैं, वही लोग हाथरसी में काम करते हैं। लेकिन एक जरूर अंतर तो था। अंतर ये था कि हाथरसी जो नौटंकी थी उसके जो गायक थे वो लंबी ताने लेके गाते थे। अच्छा। उनकी तान की गायकी थी, और तान की गायकी भी वो बहुत मीठी गायकी होती थी, लंबी ताने मार के गाते थे, ऊंची आवाज में गाते थे। और कानपुर वाले लंबी ताने नहीं मारते थे लेकिन मीठा गाते थे। हमने गुलाब बाई को सुना है, हमने नौटंकी गाते हुए गुलाब बाई को नहीं सुना। देखिए साहब बात, जिस वक्त हम जवान हो रहे थे उस वक्त गुलाब बाई बूढ़ी हो रही थी। तो नौटंकी में उन्होंने गाना छोड़ के दिया था, उनकी उम्र हो गई थी और काफी वृद्ध हो गई थी और शरीर से भी काफी भारी हो गई थी। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि लखनऊ में चाहे राज बिसारिया साहब हो, चाहे संगीत नाटक अकेडमी में हमारे नागर जी, अमृतलाल नागर जी हो, उनके बुलावे पर गुलाब बाई अक्सर लखनऊ आती थी और आके अपने दादरे सुनाती थी। और उनके दादरे तो कमाल के थे, मतलब आज भी उनको याद किया जाता है। अगर उनका एक वो गाना था ना, फिल्मी गाना बाद में बन गया, नदी नारी ना जाओ शाम पैया परूं, नदी नारी जो जइबो तो जइबे करो, उस पारे ना जाओ शाम जइबे करूं, मझधारे ना जाओ शाम जइबे करो, इस तरह से था और काफी फेमस वो हुआ। और उनके अपने कुछ गाने आने गाती थी, बहुत खूबसूरत गाने। अरे लहर मारे नदिया कमर तक पानी, लहर मारे नदिया, मतलब गाती थी कि बस हिला देती थी बिल्कुल मंच। और हमने तो उनको बुढ़ापे में ही सुना है। उनकी बेटी जरूर अब गाती हैं, लेकिन उनको सुनने का भी बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि लखनऊ में अब नौटंकियां होती ही कहाँ, करवाता ही कौन है। हालांकि ये जरूर है कि जो न्यू एक बार राज बिसारिया साहब ने भारतेंदु नाट्य अकेडमी में रखी थी और कई सालों तक गिरिराज प्रसाद जी को भी उन्होंने बुलाया भारतेंदु नाट्य अकेडमी के स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और गुलाब बाई जी को भी बुलवाया। और उन्होंने जो स्टूडेंट्स को सिखाया था उसी से सीख के तो हम लोग सीखे हैं भाई। हम तो उनके एकलव्य थे छिप के
सुनते थे क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। तो ये है मसला। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने रंगमंच शुरू किया, उस समय का रंगमंच और आज के रंगमंच में आप क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हमने रंगमंच शुरू किया है, तो चाहे आप, मैं स्वदेश बंधु का नाम लिया अभी मैंने आपके आगे, विजय वास्तवा का नाम लिया मैंने आपके आगे, मैंने आपके आगे हल्लू भैया का नाम लिया, मैंने आपके आगे अनिल रस्तोगी का नाम लिया, मैंने आपके आगे अपना नाम लिया, शोभना का नाम लिया, जितने मैंने नाम लिए हैं सारे के सारे बरसरे रोजगार थे, सारे के सारे अच्छी नौकरियों पे थे। जी। ठीक है। लेकिन आज का नौजवान जो है वो रंगमंच में नौकरी करके नहीं आ सकता, क्योंकि जो नौकरी पेशा लड़का है उसको उसका बॉस ही नहीं छोड़ता। रात में 8-9 बजे तक तो बॉस रगड़ते हैं आजकल। और अगर आप घर भी चले गए हैं तो मोबाइल पे आपकी ड्यूटी लगी रहती है। तो वो जो आज के बच्चे हैं वो या तो रंगमंच करें और या ना करें, बीच का उनके पास रास्ता नहीं है कि नौकरी भी करें रंगमंच करें। हमारे टाइम में ये सहूलियत थी कि आप नौकरी भी करें और रंगमंच भी करें, क्योंकि आज आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका बॉस आपको नहीं छोड़ेगा। वो कंपनी आपको पैसा ही तब देगी जब आपका खून निचोड़ लेगी, आपका समय निचोड़ लेगी। तो आज जो बच्चे आ रहे हैं नाटक में, तो ये सोच के आ रहे हैं कि उनको या तो नाटक में सारी उम्र रहना है, या फिर सीख साख के किसी ड्रामा स्कूल में चले जाना है, या फिर सीख साख के बंबई चले जाना है, वहां फिल्म में काम करना है, या सीख साख के छोटे मोटे शहरों में जो फिल्म के आजकल सेंटर बन गए हैं थोड़े बहुत, वहां पे कुछ ना कुछ जो काम मिल जाएगा वो करना है। अगर नए रंगकर्मियों के साथ काम करने का कुछ अनुभव बताएं कि आपका अनुभव आपका कैसा है? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने रंगमंच शुरू किया या रंगमंच पूरा किया तब हम सब नौकरियों में थे। लेकिन आज का जो युवा रंगमंच पे आ रहा है वो किसी नौकरी पे नहीं आ रहा है, बल्कि वो पूरा टाइम रंगमंच की ओर काम करने के लिए आ रहा है। और अगर मान लीजिए पूरा ध्यान उसका इस तरफ नहीं भी है तो कुछ लोगों का ध्यान बंबई की तरफ है। तो खैर रंगमंच से अगर सीख के कुछ लोग बंबई जाते हैं, या बंबई ना जा करके लखनऊ या और दूसरे शहरों में जहां फिल्में बनती हैं वहां काम करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आज के लखनऊ में या किसी और शहर में जो नए लड़के लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। जी सर। और एक ये जरूर है कि अब इनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिले हैं एक जमाने में। मतलब आप ये समझिए कि मैंने जब थिएटर शुरू किया है तो मुझे रंजीत कपूर, भानु भारती और अंकुर जी, बंसी कौल, ये सब बड़े बड़े, बलराज पंडित, ये बड़े बड़े एक्टरों के साथ, डायरेक्टरों के साथ काम करने को मिला और हमने इनसे सीखा। और उसके अलावा हमें कुछ ऐसे भी एक्टर्स थे उस जमाने के काफी फेमस, जिन्होंने डायरेक्शन में हाथ साफ करने की कोशिश की और हमारे साथ काम किया। जैसे पंकज कपूर ने हमारे साथ एल्बर्ट्स ब्रिज किया, रघुवीर यादव ने हमारे साथ घासीराम कोतवाल किया, और अनुपम खेर ने तो हद कर दी। मर्चेंट ऑफ वेनिस का मुझसे बोले कि आप उर्दू में इसका अनुवाद कीजिए और मैं इसको लखनऊ की एक संस्था है सृष्टि, वहां करूंगा। मैंने कहा कर दूंगा। तो मैं उसका अनुवाद कर रहा था, तो तभी हमारी मेघदूत संस्था के जो खास दृढ़ स्तंभ हैं उनकी शादी बारात पड़ गई। तो नेक्स्ट डे से हमारा रिहर्सल शुरू होना था मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो खेर साहब सवेरे आके मेरे घर बैठ गए और बोले कि साहब आप मेरा आज पूरा काम करके ही तब उठिएगा। और वो साहब धरना दे के बैठ गए। मेरे माताजी को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और पंजाबी बोलते थे, माताजी को पंजाबी में अपना वो कर लेते थे सेटिंग उनके साथ में।
तो फिर ये हुआ कि साहब आप, मेरी माँ भी मेरे पीछे पड़ गई कि इसका काम तुम करके दो, ये सुबह से बैठा हुआ है। और अनुपम खेर तो आंसू बहाने लगे, हम समझे एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर तो है ही है, लेकिन नहीं साहब, जब बारात का टाइम हो गया, बारात चलने का, तब भी नहीं हिले। तब मुझे लगा कि ये मामला गड़बड़ हो गया है। तब ये हुआ कि सिद्धार्थ पकरासी, मेरे लंगोटिया यार, मेघदूत के समझिए कि सर्वे सर्वा, उसकी बारात में आतमजीत सिंह सिर्फ इसलिए नहीं जा सके क्योंकि एक कमिटमेंट था। इस तरह का कमिटमेंट हमारे जमाने में होता था। और आज के जमाने में, अगर माफ कीजिएगा, अगर किसी की शूटिंग लग गई है तो पहले ही बता देता नौजवान कि सर मेरी शूटिंग लगी है। शूटिंग अगर लग गई है तो समझिए कि भगवान भी नहीं रोक सकते उसको। तो ये थोड़ा सा फर्क तब के जमाने में और आज के जमाने में है। लेकिन लड़के आज के जमाने के ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा चीजों को समझते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो पहले से सीखे हुए होते हैं, या सीखे नहीं है तो कम से कम वो ध्यान से सुनते तो हैं आपकी बात, और उसको निभाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा आज के नौजवानों के साथ अनुभव है। हालांकि इधर मैंने पिछले कुछ सालों से नौटंकी पे ज्यादा काम किया है। और शहीद भगत सिंह नौटंकी मेरे बेटे ने डायरेक्ट की थी, आप सब जानते हैं उसको, गोलू उसका नाम है, सरबजीत सिंह। तो मैंने उसके जो एक्टर्स थे उनको करीब 1 महीना पहले ट्रेनिंग दी, और उसके बाद वो नौटंकी इन्होंने की है बच्चों ने। तो 1 महीना ट्रेनिंग लेना नौटंकी की, ये आज के बच्चे ही कर सकते हैं, ये पहले के लोग नहीं करते थे। पहले सीखने का इतना शौक नहीं था लोगों को, डायरेक्टर ने जो कह दिया वो कर लेंगे, बस ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा वाला हिसाब था। लेकिन आज बच्चे काफी मेहनती हैं। अभी मैंने जो नौटंकी की है आपके अवधी भाषा में की है, मुंशीगंज गोलीकांड। हाँ, मुंशीगंज गोलीकांड, मुझे भी एक पात्र करने का मौका मिला उसमें। वो मुंशीगंज गोलीकांड उर्फ मूक बलिदान। ये मुंशीगंज गोलीकांड, ये मजेदार बात यह है कि 1920 की कहानी है जी। और आज हम लोग जिस उसमें है, हम लोग 2020 में हैं जी। और मजेदार बात यह कि 1920 में उस वक्त भी बीमारी फैली हुई थी जी जी। आप अगर इतिहास पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो 1920 में भी बीमारी फैली हुई थी और आज भी बीमारी फैली हुई है। लेकिन मजेदार बात यह कि ये अवधी की पहली नौटंकी है, इससे पहले अवधी में कोई नौटंकी नहीं लिखी गई। और बच्चे अवधी को इस तरह से आत्मसात कर लें और वो बड़ी बात है, और ये आजकल के बच्चों में ही ये गुण है कि वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरी इस बात से ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी मेहनत से हम लोग चीजों को बनाते हैं, सिखाते हैं, और वो फिर टूट के रह जाएं तो फिर अच्छा नहीं होता। और तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा बच्चे इस बात को और ख्याल रखेंगे। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे तो थिएटर रंगमंच आगे बढ़ता जाएगा। और धन्यवाद है आपको, और धन्यवाद है मेरे सारे गुरुओं को, और खास तौर से मेरे उन साथियों को जिन्होंने मुझे सिखाया और जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मुझे हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आए हैं। शुक्रिया उन सबका। अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं सर। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल रंग समागम 2020 के बाबत आपके विचार हैं? मजेदार बात यह कि मैं अपने कई साथियों के बारे में उतना नहीं जानता था जितना मैंने रंग समागम और इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में मैंने जान लिया है। और ये अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे को कम से कम जान सकते हैं, एक दूसरे के काम को जान सकते हैं, एक दूसरे के काम को समझ सकते हैं, एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो काम खास तौर से
राज बिसारिया साहब ने तब शुरू किया था नौटंकी को लेकर के, जिसमें के गुलाब बाई साहिबा सिखाने आती थी और गिरिराज जी सिखाने आते थे, उस तरह का काम फिर अगर आगे चल करके डीएनए करने की कोशिश करे तो ये कोरोना पीरियड के बाद तो ये और अच्छा होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और अच्छा होगा, इसकी उम्मीद के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जी सर।